पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? एक ऐसा पर्सन है जिसका उत्तर केवल आपको अर्थ के निर्माण के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि काफ़ी हद तक आपको सौरमंडल के निर्माण के बारे में भी बताएगा। ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये सूर्य, तारे, चंद्रमा तथा हमारी पृथ्वी कैसे, ये सवाल सभी के मन में होते हैं। आखिर पृथ्वी के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? वर्तमान में आज हम जो पृथ्वी का स्वरूप देखते हैं, क्या भूतकाल में भी ऐसा ही था? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का दावा किया है। ज्वालामुखी चट्टानों के गहन अध्ययन से उन्हें इस रहस्य को जानने में मदद मिली है। तो चलिए आज हम यह जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको नहीं पता कि स्थलीय ग्रह क्या होता है तो आपको बताते चलें कि जो ग्रह पत्थर, चट्टान, मिनरल्स आदि से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ग्रह ठोस होते हैं, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी। ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैसों से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, अरुण और वरुण। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसके साथ ही पृथ्वी 6371 किलोमीटर के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह भी है। तो चलिए इतना जानने के बाद जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारी पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने से बहुत बाद में शुरू हुआ। आज से 4.6 अरब साल पहले धूल कण और गैस के ठंडे बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं, आपस में ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेब्यूला के बीच सूर्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेब्यूला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए गैस और धूल के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेब्यूला के बीच से बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवाओं के कारण ये हल्के एलिमेंट्स सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं। पर ये एलिमेंट्स सूर्य से बहुत दूर नहीं जाते। ये इतना ही दूर जाते हैं जितना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उन पर लगता रहे। अब सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े पार्टिकल्स और बड़े मटेरियल्स। इन्हीं मटेरियल से बड़े ग्रहों का निर्माण होता है। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध जब इन ठोस ग्रहों के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर हल्के मटेरियल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़े पिंडों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यहाँ हम धरती के जन्म की बात कर रहे हैं, इसलिए बाकी के ग्रह की उत्पत्ति की बात हम नहीं करेंगे, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। अब पृथ्वी ने वर्तमान जैसा आकार लगभग लेना शुरू कर दिया था। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव होना बंद हो गया। उस समय नई नई बनी पृथ्वी काफ़ी गर्म थी। इस पर लावे की नदियाँ बहती थी और इसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी भी थे। उस वक्त इस पर रहना तो दूर, 1 सेकंड खड़ा होना भी मुश्किल था। अब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पर पृथ्वी अब भी रहने लायक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वायुमंडल बहुत गर्म था। लेकिन पृथ्वी के साथ अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने पृथ्वी की काया पलट कर दी। एक थिया नाम का ग्रह, जिसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था, पृथ्वी की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार जापान की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ थी और वह ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है।
जिसके कारण पृथ्वी के बहुत सारे टूटे हुए टुकड़े तथा उस ग्रह के टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और सालों तक जुड़कर चांद का निर्माण करते हैं। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत होती है। यह युग था मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसी की वजह से धरती को एक और चीज़ मिली, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही ज़रूरी था। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल अवस्था में पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन पृथ्वी अभी भी मनुष्य के रहने लायक बिल्कुल नहीं थी। न ही इस पर पानी था और न ही इस पर मनुष्य की जीवनदायिनी ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें धरती पर कैसे आई? धरती पर पानी, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे तथा जीवन कैसे आया, यह हम जानेंगे अगली वीडियो धरती पर जीवन कैसे आया में। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी व चांद का निर्माण कैसे हुआ। इसी के दूसरे पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धरती पर जीवन कैसे आया। जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे पानी, ऑक्सीजन, खनिज पदार्थ तथा ठोस जमीन धरती पर कैसे बनी और कैसे धरती का तापमान तथा वातावरण जीवों के रहने लायक हुआ। धरती पर नमक कैसे आया, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धरती से चांद के टकराने के बाद धरती पूरी तरह से बदल गई। धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई। धरती पर दिन रात होने लगे। धरती पर मौसम बने, लेकिन पृथ्वी पर अभी कुछ गैसें तथा ज्वालामुखियों के सिवा कुछ नहीं था। बड़े बड़े गड्ढों के साथ पृथ्वी सिर्फ एक गर्म पत्थर का गोला थी, जैसे अभी हमारा शुक्र ग्रह है। ऐसे ग्रह पर तो आप बिल्कुल रहना नहीं चाहोगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब धरती पर एक ऐसी चीज़ आई जो जीवन का मूल कारण थी। वह चीज़ था पानी। पृथ्वी पर पानी कैसे आया? 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद बहुत से क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड पृथ्वी पर तेजी से गिरने लगे। ये क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड थोड़े अलग थे। इन उल्काओं में अजीब से क्रिस्टल थे और पानी भी था। ये क्रिस्टल था नमक, जिसे आज हम खाते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा पानी उल्कापिंडों से कैसे आ सकता है। लेकिन आपको बता दें, ये उल्कापिंड धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे थे, जिसके कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया था और इस पानी ने पृथ्वी की सारी जगह को घेर लिया और महासागरों का निर्माण किया। अब धरती पर पानी था, लेकिन जीवन के लिए एक चीज़ की अभी भी सख्त ज़रूरत थी, वह थी ऑक्सीजन। धरती पर ऑक्सीजन कैसे आई? इस सवाल का जवाब अभी भी वैज्ञानिक पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र के नीचे कई प्रकार की काई उग रही थी। इन काइयों पर कुछ बैक्टीरिया भी उत्पन्न हो रहे थे, जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये एक तरह का हरित शैवाल होता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते थे, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसी के साथ ये बाय प्रोडक्ट छोड़ते थे, जो कि ऑक्सीजन गैस होती थी। धीरे धीरे पूरा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को भी जंग लगने लगा था, जिससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। काफ़ी समय के अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतह पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम हो गई। कैसे बनी पृथ्वी पर कठोर सतहें? धरती पर अब पानी पहुंच चुका था और धरती पर अब ऑक्सीजन भी थी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान कम होता गया। पृथ्वी के तापमान कम होने के कारण गर्म लावा भी सूखता गया, जिससे धरती पर सख्त सतह का निर्माण हुआ। उस समय धरती का तापमान लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस था। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। 1.5 बिलियन वर्ष पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे पानी के कारण समुद्र के नीचे ज्वालामुखी का लावा भी सख्त हो गया, जिससे ज़मीनी सतह की बड़ी बड़ी प्लेटें तैयार हो गई। ऊपर की लावे की सतहों ने नीचे की सतहों को गतिमान कर दिया।
ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशालकाय द्वीप का निर्माण करती हैं। इस प्रकार धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले तैयार हुआ। अब धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और साथ में दिन 18 घंटे के हो चुके थे। उस समय धरती बिल्कुल मंगल ग्रह जैसी थी। लगभग 750 मिलियन वर्ष पहले यह बड़ा महाद्वीप दो भागों में बट गया। एक को गोंडवाना लैंड और दूसरे को अंगारा लैंड कहा गया। अब धरती पर सख्त सतह बन चुकी थी। अब बारी थी धरती पर पेड़ पौधे उगने की। तो धरती पर पेड़ पौधे कैसे आए? धरती पर कई सालों तक उल्कापिंड गिरे थे। वे उल्कापिंड सिर्फ पानी ही लेकर नहीं आए थे, वे बहुत सारे मिनरल्स भी अपने साथ लाए थे। पानी के कारण पृथ्वी की सतह भी नम होने लगी थी। इन दोनों चीज़ों के संयोग से समुद्री पौधों ने ज़मीन पर अपना फैलाव करना शुरू कर दिया, जिससे पेड़ पौधों की शुरुआत हुई। अब पृथ्वी वर्तमान जैसे लगभग दिखने ही लगी थी। यह जीवन के लिए एकदम अनुकूल थी। धरती पर जीवन कैसे आया? आज से 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर पानी और ऑक्सीजन दोनों आ चुके थे। धरती पर पिंडों का टकराव हो रहा था। ये पिंड पानी और नमक के सिवा और कुछ भी ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये पदार्थ थे कार्बन और अमीनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। जब ये उल्कापिंड ऊपर से गिरते हैं तो ये समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जहाँ सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्कापिंड ठंडे होकर जमने लगे। फिर इन पदार्थ तथा पानी के केमिकल रिएक्शन से सिंगल सेल जीवों का निर्माण हुआ और माइक्रोस्कोपिक जीवन प्रारंभ हुआ। अब धरती पर जीवन आ चुका था। धरती बिल्कुल रहने लायक थी। उस समय धरती का एक दिन लगभग 21 घंटे का हो चुका था। धरती पर सभी ज़रूरतमंद एलिमेंट्स आ चुके थे। लेकिन धरती पर बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? धरती पर डायनासोर कहाँ से आए और डायनासोर कहाँ चले गए? ये जानेंगे हम अगली वीडियो डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई में। दोस्तों, इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह इतिहास का बहुत बड़ा प्रश्न है। इस धरती पर समुद्री जीव, सरीसृप, डायनासोर्स और मैमल्स यानी हम धरती पर कैसे आए? कैसे हम एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में विकसित हुए? कैसे एक छोटे जानवर से बड़े डायनासोरों जैसी जानवरों की उत्पत्ति हुई? यही सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत तभी से हुई जब पृथ्वी से चंद्रमा के टकराने के कारण मौसम बने थे। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 1440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि पानी तरल अवस्था में रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और महासागर बने। 1380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह ऐसा नहीं था जैसे कि आज हम देख रहे हैं। लेकिन जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव होना जरूरी था। लगभग 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वों ने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की संरचना शुरू कर दी थी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। इस बैक्टीरिया के युग को वैज्ञानिकों द्वारा आर्कियोजिक एरा यानी प्रथम युग कहा गया। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा।
करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगे लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन वायुमंडल में ऊपर जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। ऑक्सीजन आने के बाद प्रोटोजोइक एरा, प्रारंभिक जीवन युग शुरू हुआ, जिसमें समुद्र में लसलसी झिल्ली अथवा कई प्रकार के सदृश जीव उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। इस युग का काल अनुमानतः 120 करोड़ से 155 करोड़ के बीच रहा होगा। फिर 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव के आकार भी बढ़ जाते हैं और जटिलताएं भी बढ़ने लगती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज़्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। इसे पैलियोजोइक एरा या पुराजीव कल्प कहा गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियाँ हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं और इसी आधार पर बहुत सारी मछलियाँ जैसे जीव विकसित हुए। इस युग को मत्स्य युग कहा गया। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस अर्थात उभयचर, रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। इस युग को सरीसृप कल्प, मेसोजोइक एरा कहा गया। सरीसृपों का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे और इन्हीं जीवन के विकसित रूपों ने और पृथ्वी के आज तक के सबसे बड़े जीवों का निर्माण किया। यह था डायनासोर युग। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वहाँ पौधों की मौत होती तो वहीं वे दलदल में दफन हो जाते थे। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई। एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं, जिसके चलते धरती पर से सबसे अहम प्रजातियां तो खत्म हो ही गई। इसके बाद 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल से दुनिया भर की जमीन एक जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पैंजिया कहते थे। लेकिन अब वह भी अलग होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 116 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर शासन था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाते और जैसे तैसे जीवन को जीने में लगे थे। लेकिन तभी बाजी पलट गई। आगे क्या हुआ? डायनासोर कहाँ चले गए? हम मानव कैसे अस्तित्व में आए? यह हम जानेंगे अगली वीडियो में। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए डायनासोर एक उलझी हुई पहेली बन गया है। आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? इस पहेली को जानने के लिए डायनासोर तथा स्तनधारियों के जीवाश्म पर कई तरह के अध्ययन किए गए। इस अध्ययन में यह पाया गया कि आज से 6.5 लाख साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति रहती थी। इन डायनासोर प्रजाति में से कुछ डायनासोर मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी थे। कुछ उड़ने वाले तथा कुछ जमीन पर चलने वाले भी थे। सभी अपने परिवार के साथ सुखी थे। लेकिन आज से 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। तो चलिए जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और फिर मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर डायनासोर कई सालों तक राज करते रहे। ये डायनासोर कई प्रजाति के थे। कुछ बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे। कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी। कुछ जमीन पर चलने वाले थे तो कुछ उड़ने वाले भी थे। पृथ्वी पर चारों तरफ इन्हीं जीवों का राज था। इनका अंत कैसे हुआ
यह जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल जन्नत जैसी दिखाई देती थी और धरती पर सभी ज़रूरतमंद चीज़ें भी थी। चारों तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें थीं। लेकिन आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा आ रहा था। वह छोटा टुकड़ा पृथ्वी से बहुत दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट के एक धूमकेतु से टकरा जाता है, जिससे एस्टेरॉयड बेल्ट को छोड़कर अंतरिक्ष में भटक जाता है और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। उस समय इसकी रफ्तार 22,000 मील प्रति घंटा थी। वैज्ञानिकों का मानना है अगर यह एस्टेरॉयड 5 सेकंड भी लेट होता तो धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण यह एस्टेरॉयड समुद्र में गिर जाता, जिससे इतनी तबाही नहीं होती। लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। 40 किलोमीटर बड़ा ये एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक आता जा रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगा, इसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गई। इस वक्त इसकी रफ्तार करीबन 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण यह एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि यह 5 मिनट में पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर जाता है और कुछ क्षण में ही यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस एस्टेरॉयड के टकराने की ऊर्जा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोटों के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। 16 मिनट बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बड़े बड़े भूकंप आने लगे, जिसकी वजह से समुद्र में हलचल हुई और सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होने लगे, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर राख हो गए। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से बच निकले। लेकिन ज्वालामुखी व एस्टेरॉयड के उड़ते गर्म धातुओं ने उड़ने वाले डायनासोर को भी नहीं छोड़ा। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री से ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर या दूसरे जीव जंतु जो विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वे भी विस्फोट की गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय में धरती पर से 90% जीवों की प्रजाति खत्म हो गई और जो 10% बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। यह प्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी। लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए? चलिए जानते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो ज़मीन के अंदर चले गए थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी। फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनसे अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वे अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव हो रहा था, जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े टुकड़े आपस में टकरा गए, जिससे हिमालय जैसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं पैदा हुई। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी ठंडी होने लगी। बर्फ के कारण नदियों का निर्माण भी हुआ। 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग के चलते बड़े बड़े घास के मैदान बढ़ने लगे। जंगलों के हटने के कारण मैमल्स पेड़ों से उतरकर खुले मैदान में रहने योग्य बने। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण भी पूरी तरह बदल गया। यहाँ के जंगलों में हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम पैरोलोपिथिक्स था, हमारे परिवार की शुरुआत इसी बंदर की प्रजाति से हुई।
ये पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। ये एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। ये पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में बदल गई। अब इस प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश ना होने की वजह से जमीन पर उतर गए और जगह जगह जाने लगे। एड्रीपिथिक्स रिमिडस नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पैर रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलिस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से उन्होंने हथौड़ा भी बना लिया था। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत होता गया। अब वे शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बेहद ही बड़ी और फ़ायदेमंद थी। यह उनको ठंड से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप उन बंदरों ने ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में फुर्तीले हथियार थे। हम आग को काबू रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घरों को भी और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहे जो जानवरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचा। जब आइस एज अपनी चरम सीमा पर था तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। हमने खेती करना भी शुरू कर दिया और जानवरों को भी पालना शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में भी आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें अभी भी और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।